भारत की आज़ादी के आंदोलन से लेकर और नवनिर्माण तक देश में कई राजनेताओं और महापुरुषों ने अपना अहम योगदान दिया। देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी तमाम रियासतों को एकीकृत करके हिंदुस्तान को एक संबल और मजबूत राष्ट्र बनाने की। इस चुनौती को उस जमाने में देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया। इस चुनौती का सामना करने में उनको क्या क्या कठिनाइयां आई, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने किया इन चुनौतियों का आसान। दिखाएंगे कहानी, सुनाएंगे दास्तान। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह शौरान। बरस 1875 गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड कस्बे के एक घर में दिवाली के कुछ दिन बाद फिर दिए जले थे। झावेरी भाई पटेल और लाडबा के घर बेटे का जन्म हुआ था, जिसकी ज्योति आगे चलकर गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को रोशन करने वाली थी, आजाद कराने वाली थी और नए भारत का नक्शा गढ़ने वाली थी। इस बच्चे का नाम वल्लभ रखा गया, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। वल्लभ अपने 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे और बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। हालांकि शिक्षा के दौरान इन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अपनी प्राथमिक शिक्षा पैतृक गांव करमसद से पूरी करने के बाद ये आगे की शिक्षा के लिए पास के कस्बे पेटलाद के एक स्कूल में भर्ती हो गए। 1897 में 22 बरस की उम्र में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा नाडियाड के माध्यमिक स्कूल से पास की। इसके बाद 25 बरस की उम्र में इन्होंने प्लीडर की परीक्षा पास की और गोधरा में प्रैक्टिस शुरू की। 34 साल का एक युवा वकील अपने मुवक्किल को बचाने के लिए गुजरात की एक कोर्ट में जिरह कर रहा था। खचाखच भरे कोर्ट में ठीक उसी समय एक डाकिया आता है और उस वकील के हाथ में एक टेलीग्राम पकड़ा देता है। वकील बहुत ध्यान से टेलीग्राम को पढ़ते हैं और वापस उस कागज को मोड़कर अपनी जेब में डाल लेते हैं। एक बार दोबारा से तल्लीनता के साथ अपने मुवक्किल के लिए अपनी जिरह जारी रखते हैं। मामले की सुनवाई जब खत्म हुई तो जज ने बहुत ही जिज्ञासावश पूछा कि आखिर उस कागज के टुकड़े में जो टेलीग्राम के तौर पर आया था उसमें क्या लिखा था। इस युवा वकील ने जवाब दिया कि उसमें लिखा था कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। यह बात सुनकर जज सन्न रह गए और उन्होंने कहा कि आप वाकई में लौह पुरुष हैं। ये वकील थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके जीवन की शुरुआत एक आम मध्यवर्गीय परिवार के रूप में हुई थी। उनके भाई बहन, माता पिता सब गुजरात के नादियाद डिस्ट्रिक्ट में खेड़ा में रहते थे और बचपन से ही उन्हें काफ़ी अभावों के साथ रहना पड़ा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी। साथ में उन्होंने अपने भाई श्री विट्ठल भाई पटेल को भी सपोर्ट किया। उनका यह प्रयास रहा कि वो बाहर जाकर, देश से बाहर जाकर विदेश में लॉ की पढ़ाई पूरी करें, जो उन्होंने की, लेकिन उसमें उन्हें काफ़ी समय लगा। प्रारंभिक जीवन में उनको अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जज ने ये बात कही कि आप मुझसे टाइम मांग लेते, मैं बाद में इसकी सुनवाई कर लेता। उनका हुजूर, आप बाद में सुनवाई तो ज़रूर कर लेते, लेकिन हमारे क्लाइंट का केस और आगे बढ़ता, उसका खर्चा और आगे बढ़ जाता, वो मुझे स्वीकार्य नहीं था। और ये आप समझ लीजिए, 34 साल की उम्र में वो विधुर हुए, 75 साल की उम्र में डेथ हुई। 40 वर्षों तक विधुर जीवन जिए, एकदम निश्चल, एकदम स्वच्छ। कभी किसी के साथ उनका नाम नहीं जुड़ पाया, कभी नाम नहीं जुड़ा, कभी उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठी। तमाम बार तमाम नेताओं के बारे में आप भी जानते हैं, चीज़ें उठती हैं, अरे भाई क्या बुजुर्ग थे, कोई बात नहीं है। तो वो दृढ़ चरित्र था जो सरदार पटेल ने हमें दिया। 1902 में
ये बोरसद चले आए। फौजदारी के मुकदमों पर इनकी अच्छी पकड़ थी। इस दौर में इनकी पत्नी झावेरी बाई बड़ी ताकत रही, जिनके साथ इनका विवाह 1893 में 18 बरस की उम्र में हुआ था। वकालत जो लोकल लेवल पे ट्रेनिंग मिलती थी उस ज़माने पे, जो पढ़ाई होती थी वो किया, लेकिन जब दोनों भाइयों को जब जाना था इंग्लैंड वकालत पढ़ने के लिए, तो सरदार पटेल ने अपने बड़े भाई को पहले जाने दिया और बाद में खुद गए। और उस छोटे से परिवार से उठकर जितना वो आगे आए, यह अपने आप में बहुत अद्वितीय है। आपको जान के ये ताजुब होगा कि जब इंग्लैंड से लौट के आए हैं तो अहमदाबाद आने से पहले वो प्रैक्टिस कहाँ करते थे, गोधरा में। वही गोधरा जो बाद में किसी और कारणों से जाना गया, और अहमदाबाद में वो प्रैक्टिस करते थे। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जीवन में कभी भी गलत केसेस नहीं लिए, गलत चीज़ें नहीं की। बैरिस्टर यानी बार एट लॉ की पढ़ाई के लिए वल्लभ भाई पटेल जुलाई 1910 में लंदन चले आए और मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया। इस वक्त इनकी उम्र करीब 35 बरस थी। बड़ी मशक्कतों के बाद ये अपनी क्लास में अव्वल भी रहे। 1913 में पढ़ाई पूरी कर वल्लभ भाई पटेल भारत वापस आ गए और अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की। जल्द ये एक नामचीन फौजदारी वकील बन गए। वल्लभ भाई वकालत के साथ साथ सामाजिक कामों में भी आगे रहते थे। इन्होंने नशे के खिलाफ, छुआछूत और महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोला था, पर उन दिनों इनकी रुचि राजनीति में ज्यादा नहीं थी। साल 1917 में अहमदाबाद में इन्होंने सफाई कमिश्नर का चुनाव जीता। इसके बाद स्थानीय निकाय के मुद्दे पर अंग्रेजों से इनकी लगातार टक्कर होती रहती थी। फिर नवंबर 1917 में ही पटेल का गांधी से पहला सीधा संपर्क तब हुआ जब दोनों गोधरा में गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। अहिंसा की अवधारणा से प्रभावित हो वल्लभ भाई पटेल जल्द गांधी के अनुयायी बन गए। फिर खेड़ा सत्याग्रह का दौर तब आया जब अंग्रेजों ने लगान में 30% की भारी वृद्धि कर दी थी, जिसका विरोध स्वाभाविक था। गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए पटेल की अपनी पसंद पर विचार करते हुए लिखते हैं कि बहुत से लोग मेरे पीछे चलने को तैयार थे, लेकिन मैं ये तय नहीं कर सका कि मेरा डिप्टी कमांडर कौन होगा। तब मैंने वल्लभ भाई के बारे में सोचा। यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के जीवन में मील का पत्थर साबित होने वाला था। इसकी कामयाबी इनकी पहली बड़ी सफलता थी। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में पटेल ने बेहद अहम भूमिका निभाई। इन्होंने गुजरात सभा को सन 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया। ये सचिव बने और महात्मा गांधी अध्यक्ष। पटेल फिर महात्मा गांधी के स्वराज के प्रचार में जी जान से जुट गए। ये वही दौर था जब देश में आजादी की लड़ाई एक नई अंगड़ाई ले रही थी। इसको बल देते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। वल्लभ भाई पटेल ने इसे देश के हर कोने तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। अपनी विदेशी शिक्षा और पश्चिमी पोशाक को उतार फेंका और खादी में रम गए। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गुजरात के रहने वाले थे। दोनों ने वकालत की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की ठानी और विदेश में लंदन से पढ़ाई करके वापस लौटे। दोनों एक ज़माने में कामयाब वकील बने और दोनों ने ही अहिंसा के रास्ते देश को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी ली। पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में, जो कि एक लंबा राजनीतिक सफर था, उसमें एक भी वाकया ऐसा नहीं मिलता है जब महात्मा गांधी की किसी बात को वल्लभ भाई पटेल ने ना माना हो या फिर उस पर नाखुशी जाहिर की हो। गांधी से जब मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद गांधी के चरित्र को देखा और गांधी के कार्यशैली देखी, तो उन्होंने एक चीज़ देखा जो पहले वो कहते थे, अरे ऐसे बहुत लोग आते जाते रहे हैं। तो एक चीज़ ये देखा उन्होंने कि इस व्यक्ति की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जो आदमी कहता है वही करता है, कुछ अलग नहीं है। और गांधी की सादगी, इन दो चीज़ों ने सरदार पटेल को पूरी तरह से वश में कर लिया। सरदार पटेल ने सूट टाई छोड़ा और धोती, साधारण धोती कुर्ते में आए तो अंत तक उसी में रहे। और अगर एक व्यक्ति जिसने कभी भी गांधी जी के किसी बात का उल्लंघन नहीं किया,
जाति होते हुए भी कभी गांधी जी की बात को नहीं टाला, तो वो सरदार पटेल अकेले थे। तब तक वल्लभ भाई पटेल की ख्याति सारे देश में फैल चुकी थी। गुजरात में तो इनकी छवि महानायक की बन गई थी। इसकी बानगी तो देखिए, उस दौर में कुछ ही महीनों में पूरे प्रदेश का दौरा कर इन्होंने कांग्रेस के लिए 3 लाख नए सदस्य बनाए और करीब 15 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। इन सभी सफलताओं ने पटेल की राजनीतिक पारी को गति दी थी। 1920 में इन्हें गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास घटे चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, तो कांग्रेस के भीतर उनकी काफी आलोचना हुई थी। इसको गलत राजनीतिक निर्णय बताया गया था, लेकिन पटेल गांधी जी के फैसले के पक्ष में रहे। 1923 में जब महात्मा गांधी जेल में थे, तो कांग्रेस ने इन्हें नागपुर आंदोलन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी। पटेल ने देश भर से हजारों लोगों को जमा कर नागपुर में राष्ट्रीय पताका फहराई थी। फिर 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ। इसके बाद पटेल का नाम पूरे देश में फैल गया। ये वही आंदोलन था जिसके बाद वल्लभ भाई सदा के लिए सरदार हो गए। वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत के एकीकरण की, सभी राज्यों के समन्वय की बात चली, तो उन्होंने उसमें सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें सरदार के नाम से या लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के किसानों ने सरदार की उपाधि से नवाजा था, जो इनकी पहचान बन गई। 1930 में दांडी मार्च के दौरान हुई गिरफ्तारियों में इनका नाम प्रमुख था। नमक सत्याग्रह के दौरान सरदार के ओजस्वी भाषण के चलते हजारों लोग आजादी की जंग में शामिल हुए थे। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद पटेल जेल से बाहर निकले और उसी बरस इन्हें कराची अधिवेशन में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह अधिवेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। पटेल की अध्यक्षता में इसी अधिवेशन में धर्मनिरपेक्ष भारत का ख्वाब देखा गया था। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग निर्णायक दौर की तरफ बढ़ती चली गई। सरदार को भरोसा ही नहीं, विश्वास था कि जल्द ही देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगी और भारत भारतवासियों का होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पटेल की सक्रियता और भूमिका दोनों बढ़ गई थीं। देश भर में दौरा कर ये परम राष्ट्रभक्त जनता से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील किया करते थे। जाहिर है, ब्रिटिश हुकूमत की नजर में सरदार एक बार फिर चुभने लगे थे। कुछ ही दिनों बाद तमाम राष्ट्रीय नेताओं के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर अहमदनगर के किले में रखा गया। फिर 3 बरस बाद 1945 में इनकी रिहाई हुई, लेकिन तब तक हालात अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे थे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और अंग्रेज जीत के बाद भी पस्त थे। अर्थव्यवस्था खस्ते हाल थी और मनोबल दुबला हो चुका था। रही सही कसर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे तेज तरार नेताओं ने पूरी कर दी थी। आम नागरिक भी आर पार की लड़ाई को तैयार था। उसके अंदर से जेल जाने का भय खत्म हो चुका था। अंग्रेज इस सच्चाई को समझ चुके थे और 2 बरस बाद 15 अगस्त 1947 को दक्षिण एशिया के इतिहास ने नया मोड़ ले लिया था। भारत की आजादी के परचम को विश्व ने देखा और सराहा था। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को एक सूत्र में पिरोने की। पाकिस्तान तब तक एक अलग देश बन चुका था। देसी रियासतों के पास विकल्प था भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का। रियासतों को मनाने और भारत में विलय कराने की अहम भूमिका सरदार पटेल को सौंपी गई, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। भारत के लंबे आज़ादी के आंदोलन के बाद जब भारत आज़ादी के मुहाने पर खड़ा था, ठीक उसी समय ये जिक्र शुरू हुआ कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उस वक्त ये माना जा रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।
राय मशवरा करने के लिए उस वक्त की जो प्रदेश की कार्य समितियां थी उनसे सलाह मांगी गई और 15 में से 12 जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिफारिश की और 3 प्रदेश अध्यक्षों ने किसी का भी नाम नहीं लिया। बावजूद इसके जिस तरीके के घटनाक्रम उसके बाद हुए, सरदार पटेल कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार पटेल पहले होम मिनिस्टर बने। उस समय जो प्रमुख समस्या थी वह थी भारतीय राज्यों का भारतीय राष्ट्र में विलय, क्योंकि एक भारतीय संघ की संकल्पना संविधान द्वारा की गई थी। लगभग 565 से अधिक रियासतें उस समय थी जिनको भारत में मिलाना अत्यधिक आवश्यक था। स्वतंत्रता के पश्चात जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अनेक राज्यों में मेजॉरिटी हासिल की और अपनी सरकार बनाई, लेकिन उसी समय जो प्रमुख प्रश्न सामने आया वह था भारतीय राज्यों का विलय। लेकिन ये आजादी खंडित थी। अंग्रेजों के खिलाफ चले आंदोलन की परिणति अखंड भारत की सूरत में होनी थी, पर देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। जैसा कि हमने बताया कि 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ था। विभाजन के नियम अंग्रेजों ने तय किए थे। बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं हुआ था, आबादी भी धार्मिक आधार पर बटी थी। देश सांप्रदायिकता की आग में जल उठा था, लेकिन असली मसला देसी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल पर लोगों की सुरक्षा और देश को एक रखने की दोहरी और कठिन जिम्मेदारी थी। आज भी सरदार पटेल को उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने भारत का एकीकरण किया था, और इस संदर्भ में उनकी तुलना जर्मन स्टेट्समैन ऑटो वॉन बिस्मार्क से की जाती है, जिन्होंने 1871 में अपने आयरन विल के द्वारा जर्मन स्टेट्स को एकीकृत किया था। इसके लिए उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया और सभी रियासतों और राज्यों को ये ऑप्शन दिया गया कि आप इंडिया या पाकिस्तान में से कोई भी चूज कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों को इसका डर था कि हो सकता है कि बहुत सारे राज्य भारत में शामिल न हो, और इसके लिए भी सरदार पटेल ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया। कुछ रजवाड़े जागरूक और देशभक्त थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र शासक बनने का ख्वाब देख रहे थे। सरदार पटेल ने राजाओं और नवाबों से देशभक्ति की भावना दिखाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा था कि राजा रजवाड़े भारत के साथ अपने भविष्य को जोड़ें और ऐसे जिम्मेदार शासक की तरह बर्ताव करें जो अपनी प्रजा के भविष्य की चिंता करता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि देसी राजाओं का अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है और भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में ही उनकी भलाई है। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों पर भारत सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा था कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मानी और 15 अगस्त तक आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। कुछ राजाओं ने प्रतिरोध के बाद विलय की बात मान ली, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान किया था। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन नवाब नहीं माना। इस बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बढ़ते विरोध के बीच नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया।
दूसरी ओर निजाम ने हैदराबाद को आजाद देश घोषित कर दिया और पाकिस्तान के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। भारत ने निजाम से अपना फैसला बदलने की अपील की। जून 1948 में माउंटबेटन ने हैदराबाद को भारत से समझौता करने की सलाह दी। प्रस्ताव के तहत हैदराबाद भारत की संप्रभुता के अधीन एक स्वायत्त राष्ट्र का दर्जा पा सकता था, लेकिन निजाम ने मानने से इनकार कर दिया। किसी को साथ लाने के लिए लालच भी देते हैं, धमकी भी देते हैं, फिर अगर मौका पड़ा तो युद्ध भी कर लेंगे। सरदार पटेल में वो सारी खूबियाँ थी। यही वजह था कि उन्हें इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया। उस ज़माने में होम मिनिस्टर नहीं कहते थे, इंटीरियर मिनिस्टर एंड दिस। और सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई 563 रियासतें जो इंडिपेंडेंट अपने को डिक्लेयर करना चाहती थी उनका यूनिफिकेशन करें। और सरदार पटेल ने इस काम को बखूबी बीपी मेनन के साथ मिलकर किया। बीपी मेनन एक हमारे देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। 4 स्टेट्स कह लीजिए, छोटी सी स्टेट नाभा है यहीं पास में ही, भोपाल की समस्या थी, जूनागढ़ की समस्या थी और हैदराबाद की। इस बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच एक छोटी सी जंग हुई। 18 सितंबर को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। सरदार पटेल ने एक एक करके, चाहे जूनागढ़ हो, चाहे वो नाभा हो, चाहे भोपाल हो, सब समस्याओं का समाधान समय रहते कर लिया। 2 समस्याएं ऐसी थी, एक तो कश्मीर और दूसरी हैदराबाद, जिसमें पंडित नेहरू बराबर इंटरफियर करते रहे। ये सारी खतो किताबत है, सरदार पटेल करिस्पॉन्डेंस में है, नेहरू के कंप्लीट वर्क्स में है, सिलेक्टेड वर्क्स में है, सारी करिस्पॉन्डेंस देख लीजिए। तो नेहरू कॉन्स्टेंटली इंटरफियर करते रहे। सरदार पटेल अंततः ऊब कर, राजगोपालाचारी उस समय गवर्नर जनरल बन चुके थे, तो राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू दोनों को डार्क में रख के हैदराबाद में आर्मी भेज दी। अगर वो एक्शन न लिया जाता तो हैदराबाद आज इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहता। इधर 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कब्जे के इरादे से पाकिस्तान ने अपनी सेना के जवानों और कबायलियों के साथ हमला बोल दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना मदद भेजने से इनकार कर दिया। आखिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर ही दिए। वहीं मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की और मई में एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया। लेकिन भोपाल की जनता ने इसका विरोध किया, जिसके चलते 29 जनवरी 1949 को नवाब को मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना पड़ा था। भारत के दबाव और जनता के विरोध के बीच 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। इस तरह तमाम देसी रियासतें भारत में आ मिली और सदियों पुरानी सभ्यता को एक नया और मजबूत रूप मिला। देश की एकता और मौजूदा स्वरूप को तैयार करने में भारत रत्न सरदार पटेल की बुनियादी भूमिका को नमन करता भारत सदा इनका ऋणी रहेगा। वल्लभ बने वकील, वकील से सरदार और सरदार से देश के उप प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय करने वाले हिंदुस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर यह था हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी कमलजीत और करणजीत के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी।